ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। और मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस सब्जेक्ट से गेट में अगर देखा जाए तो 6 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है, और अगर नेट की बात करें तो उसमें भी 6 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। जो मेजर पार्ट है हमारा, वो मेनली 4 पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मार्क्स को डिवीजन कर सकते हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसमें लॉजिक फंक्शंस एंड मिनिमाइजेशन पार्ट होता है, जिसमें हम के मैप की हेल्प से मिनिमाइजेशन करते हैं। तो पहले हमें के मैप के बारे में थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। और उसके बाद से थर्ड पार्ट आता है, जो कि जब हम लॉजिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसकी हेल्प से गेट मतलब लॉजिक फंक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो गेट वगैरह हम लोग यूज करेंगे। तो गेट की हेल्प से हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, जिसे कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट हमारा थर्ड वन रहेगा वो कॉम्बिनेशनल सर्किट रहेगा, देन सीक्वेंशियल सर्किट रहेगा, जिसमें गेट्स की हेल्प से ही सर्किट वो भी बनते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल कुछ न्यू थिंग्स हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो वो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। तो मेजर 4 पार्ट्स हैं, इन्हीं 4 पार्ट से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में भी मैं कुछ पार्ट जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करूंगा, और जो पार्ट्स से क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मतलब कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन हम सिंपली पर्टिकुलर उसी पार्ट को फोकस करके सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पूरा ब्रॉड में इसको नहीं कंप्लीट करेंगे। हाँ, मैं ये आपको बिलीव दिलाता हूँ कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके आएंगे तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। एक दो मार्क्स का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी चीज़ें हैं, तो उसको हम थोड़ा इग्नोर करके भी चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा पार्ट है जिसपे हम लोग अगर बहुत मेहनत करते हैं तब भी हो सकता है हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाए, या हम लोग कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को सही ना कर पाए। तो बहुत ज़्यादा लॉस अगर होगा तो आपका 1 और 2 मार्क्स का लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी का पार्ट इजी है, बहुत कम टाइम में हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं एक पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेके चलूँ, मीन्स जो मैंने बताया आपको जिस पार्ट से क्वेश्चंस मतलब कम पूछे जाते हैं और लेंदी पार्ट है, मैं उसी को इग्नोर करूंगा, उसी को लीव करूंगा, स्किप करूंगा, बाकी चीजें सारी समझाऊंगा, बताऊंगा। क्वेश्चंस हर टाइप के, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हमारे एग्जाम्स में, वो मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन की हेल्प से भी हम उन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, मीन्स हम पूरा कॉन्सेप्ट हो सकता ना सीखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया, मैं 4 पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे अपने इस पर्टिकुलर पार्ट को। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्या क्या थिंग्स हैं, तो मैं 1 बाई 1 आपको बताता हूँ, और उन्हीं पे हमें फोकस करना है। और ये लास्ट 4 थिंग्स हैं, उनमें सभी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज होगा, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर सकें। तो फर्स्ट वन है सबसे पहले नंबर रिप्रेजेंटेशन। ओके, नंबर रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। सेकंड वन होगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट पर। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद ही बात करेंगे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन, या मैं इसको बोलूंगा नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन। ओके, और फोर्थ वन होगा अर्थमेटिक विद नंबर्स, अर्थमेटिक विद नंबर्स। और इस पार्ट से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 2 to 3 मार्क्स का मिलेगा। ओके, 2 to 3 मार्क्स का मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंटेशन से आ जाए, क्लियर हो सकता है। जैसे कोई नंबर दिया गया ऑक्टल में, बताइए क्या इसका इक्विवेलेंट होगा हेक्साडेसिमल में, ऐसा 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का मिल सकता है। कॉम्प्लीमेंट बेसिस
पे मैं अगर मैं बताऊं तो कॉम्प्लीमेंट से भले डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन में हमें कॉम्प्लीमेंट को यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर? और अर्थमेटिक विद नंबर रिप्रेजेंट विद नंबर्स अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे, और नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब ये अर्थमेटिक किसके बेसिस पे हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से हो सकती है, तो उनके नंबर्स, हमें नंबर सिस्टम भी आना चाहिए। तो ये 4 जो पार्ट हैं, इनको जब हम कंप्लीट करेंगे तब हम कह सकते हैं 2 to 3 मार्क्स का हमें पार्ट मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ इसके, मैं जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप देखना क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, इजी होंगे, लेकिन अगर ये हमें 4 थिंग्स आती हैं तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज की मैं क्लास में स्टार्ट करता हूँ नंबर रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में यही लेके चलता हूँ, नंबर रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। नंबर रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा इसमें। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हैं, पहले बात करूँ। ओके, पहले माइंड में आ रहा होगा सर नंबर सिस्टम्स का क्या मतलब है। देखिए, जब भी हम कोई मैथमेटिकली कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या यूज करना होता है? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स नंबर्स बोल सकते हैं। तो वो नंबर्स किस पर्टिकुलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, तो इस बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर नंबर जिस सिस्टम से बिलोंग करते हैं वो एक सिस्टम होता है, उसे एक नंबर सिस्टम बोलेंगे। और ऐसे इसका मीन्स हो गया देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर सिस्टम्स, मे बी, है ना, हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा जरूर होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होंगे, इसीलिए ये बात बोली गई है। तो मैं ये पहले डिस्कस करता हूँ कि हम लोग किस नंबर सिस्टम को जानते हैं, मतलब अभी तक किसको फॉलो कर रहे थे। हम लोग एक नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहे थे जिसे बोलते थे डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग मैथमेटिकली अभी तक जितनी कैलकुलेशन की हैं वो सब किस में की है? मैथमेटिकली। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन की है। तो एक नंबर सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो एक नंबर सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। और इसी नंबर सिस्टम से हम लोग सभी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। इस नंबर सिस्टम को हम लोग सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, सेकेंड वन नंबर सिस्टम होता है तो कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसमें मैथमेटिकली जो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन कर रहे होंगे, है ना, कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी कोई सेकंड नंबर सिस्टम आएगा। तो ये चीज हम कैसे डिसाइड करें कि मतलब उस नंबर सिस्टम में क्या होता होगा। तो और हम नंबर सिस्टम पहचाने कैसे? कोई नंबर लिखा है तो सर हम कैसे पहचाने किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है? तो उसके बेस पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें प्रोवाइड किया जाता है, या हमें उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को पहचानने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं बेस। ओके, उस नंबर सिस्टम का एक बेस होता है, हर एक नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है जिसको हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो रेडिक्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रेडिक्स टर्म यूज कर लिया जाए। अच्छा, अगर ये रेडिक्स है तो फिर पूछा जाता है उस नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने अभी डेसिमल नंबर सिस्टम बताया, तो इसका बेस होता है 10, और बेस 10 का कुछ रिलेशन होता है नंबर्स से, कि इसमें नंबर्स होंगे 0, 1, 2 अप टू 9 तक। इसका मतलब ये है एक ऐसा सिस्टम जिसमें 10 नंबर्स हैं, और वो नंबर्स हमारे क्या हैं? 0 to 9। इस नंबर सिस्टम में केवल 0 to 9 नंबर्स हैं, मींस 10 नंबर्स हैं। ये 10 नंबर्स हैं, इसीलिए इसका बेस रख दिया गया 10, ओके। अब जो भी हम मैथमेटिकली कोई कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी रिजल्ट आए या जो हमें ऑपरेंड मिले वो सब 0 से 9 तक के नंबर से ही बनने वाले हो, कोई बाहर का नंबर ना हो। अब कोई स्टूडेंट कहे कि हम लोग जो मैथमेटिकली पढ़े उसमें इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें सर 0 to 9 ही नंबर्स आते हैं। नहीं, हो सकता है हमारा नंबर सिस्टम चेंज हो जाए और उसमें नंबर 11 हो जाए, एक नंबर हम और ऐड कर लें, तो वो नंबर हो सकता है
कि कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा जाता हो, तो जो हम अब कैलकुलेशन करेंगे तो उस नंबर को भी इंक्लूड करके करेंगे। ओके, तो हो सकता है अब हमारे नंबर सिस्टम में 11 नंबर आ जाए और 11th जो नंबर होगा वो भी कहीं ना कहीं अपीयर होगा। क्लियर? ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हम लोग बात करें कोई डिफरेंट नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसको हम बहुत अच्छे से समझें क्योंकि इस कंप्यूटर सिस्टम मेनली पूरा का पूरा इसी नंबर सिस्टम पे प्रोसेस करता है। भले हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के ही ये नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, लेकिन जो प्रोसेस मेनली होती है वो बाइनरी में ही होती है, तो इससे भी बहुत अच्छे से अवेयर होना पड़ेगा। तो इसका भी अपना बेस और नंबर्स होते होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाइनरी के बाद मैं बात करूंगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, और इसके बाद बात करूंगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसी नंबर से हर एक नंबर सिस्टम के बेसिस पे मैंने क्या बोला था, सबके बेस डिफरेंट है। तो बाइनरी का बेस 2 है, क्योंकि बेस 2 किस पे डिपेंड होता है, उस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर्स कितने हैं। तो दो ही नंबर है 0 1, अगर यही 0 1 2 होते तो इसका बेस क्या होता, 3 होता। ओके, तो ऐसे ऑक्टल का 8 और नंबर्स होंगे हमारे 0 1 2 7, और ऐसे हेक्साडेसिमल है जिसका बेस होता है 16 और इसमें नंबर्स आते हैं 0 1 2 अप टू 9, और फिर 9 के बाद जो हम लोग लिखते हैं उसे लिखते हैं ए बी और अप टू एफ तक लिखते हैं। क्लियर? अब इसमें ए का मीन्स क्या है, तो मैं इसको बता दूं कि इस ए का मीन्स होता है, ये नंबर एक्चुअली 10 ही है। अब बड़ा कंफ्यूजन होगा, 10 तो सर फिर तो वो नंबर सिस्टम 0 1 से बिलोंग करने लगा, या ऑक्टल से बिलोंग करने लगा, या फिर डेसिमल से बिलोंग करने लगा। नहीं, 10 इज अ सिंगल एंटिटी, जबकि यहाँ पे 0 1 2 1 1 ये 1 1 डिजिट के नंबर थे, वो एक सिंगल एंटिटी थे। 9 इज अ सिंगल एंटिटी। ओके, 9 जो है वो एक सिंगल एंटिटी है। ऐसे यहाँ पे ए इक्वल टू 10 मैंने लिखा, मीन्स ए का मीनिंग है 10। तो 10 इज नॉट 1 0, दिस इज 10, मीन्स ये एक सिंगल एंटिटी है। हम लोग भी मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस करते हैं उसमें हम लोग 1 0 अलग अलग तरीके से बोलते हैं और 10 अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब अगर कोई बोलता है कि ये लिखा है 1 0, तो इसको हम 1 0 पढ़े 10, तो मैथमेटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर हमें 1 0 रीड करना चाहिए, कहाँ पे 10 रीड करना चाहिए, है ना। तो ऐसे 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि एक सिंगल एंटिटी है। 13, ई को हम लोग बोलेंगे 14 और एफ को बोलेंगे 15। क्लियर? तो ये 0 to 15 रेंज में नंबर हो गए, इसका मतलब टोटल 16 नंबर है। बस हम 10 नहीं बोलेंगे, इसमें ए बोलेंगे। क्लियर? तो आगे मैं अभी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो हमने सीख लिया कि ये नंबर सिस्टम्स है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारे पास मतलब मैथमेटिकली हम कोई और भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम किसी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा उसका नेम क्या आप रखना चाहते हैं, फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा उस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर्स कितने हैं। तो लाइक एग्जांपल के लिए मान लें हम लोग कि हमारा कोई नंबर सिस्टम है जिसमें केवल 5 नंबर्स हैं, तो नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 से। तो 0 to 4 उसमें उस नंबर सिस्टम में नंबर हो जाएंगे, मीन्स 5 नंबर्स हो जाएंगे 0 to 4 की रेंज में, और उसका नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो वो भी एक नंबर सिस्टम हो सकता है। मीन्स हम लोग अगर चाहें तो अपना मैथमेटिक्स डेसिमल नंबर सिस्टम से हटा के किसी दूसरे नंबर सिस्टम में भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम होती होगी कि सर कोई नंबर लिखा लाइक 103, तो हम 103 हम कैसे बोले, बेस 10 से बिलोंग कर रहा है या बेस 7 से बिलोंग कर रहा है या फिर बेस 16 से। तो किसी नंबर को लिखने का भी तरीका होता है कि हमें ये पता होना चाहिए भाई 1 2 3 लिखा हुआ है तो वो बेस 10 से भी बिलोंग कर सकता है, बेस 8 से भी बिलोंग कर सकता है और बेस 16 से भी बिलोंग कर सकता है। तो डिनोटेड कैसे डिनोट किया जाता है, अ नंबर डिनोटेड इन अ नंबर सिस्टम एज, कैसे हम लोग बोलेंगे कि इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, तो इसको डिनोट किया जाएगा सिंपली कि हम लोग पहले लिखते हैं एक नंबर। ठीक है, तो एक नंबर लिखेंगे जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे डिजिट्स होंगे। तो नंबर
बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये डिजिट्स हो सकता है। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है, एक स्टूडेंट बोल सकता है सर जहां ए आएगा बी आएगा वो, तो ए बी भी हम एक पर्टिकुलर डिजिट ही मानेंगे, मतलब ए एक सिंगल एंटिटी है, तो कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं बेस, या जिसको बोलते हैं रेडिक्स। तो ये नंबर हमारा पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से बिलोंग करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा है 1 2 3, तो हम कैसे बताएं किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं ये लिखा गया होगा। सपोज दैट ये लिख दिया गया 10, तो इसका मतलब ये बेस 10 से बिलोंग कर रहा है। अगर कहीं लिख दिया 1 2 3 बेस 16, तो ये बेस 16 से बिलोंग कर रहा है। कहीं लिख दिया 1 2 3 8, तो ये 8 से बिलोंग कर रहा है ना। तो इट्स बिलोंग्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम, इससे ये पता लग गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, और ये कहाँ से बिलोंग करने लगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, ये कहाँ से बिलोंग करने लगा, ऑक्टल से। तो ये कैसे पता लगा ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इससे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये नंबर 1 2 3 और इस नंबर में क्या डिफरेंस है। तो अब हम यही चीज जानने के लिए बाकी की प्रोसेस करेंगे कि सर 10 16 8 ये बेस लिख देने से नंबर में तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, नंबर में चेंजेस हो रहा है। क्लियर, मैं बताऊंगा दिस 1 2 3 इज डिफरेंट टू दिस 1 2 3। अगर इसमें 16 बेस लिखा है, इसमें 8 लिखा, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। उस नंबर के सिस्टम के अकॉर्डिंग वो नंबर अगर हम कन्वर्ट करके इस नंबर सिस्टम में लाएं, तो हम आपको बताएंगे कि ये नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स 1 2 3 बेस 16 1 2 3 बेस 8 नॉट इक्वल। क्लियर, किसी हो सकता कोई पर्टिकुलर नंबर इक्वल हो भी जाए, लेकिन वो अपनी प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद इक्वल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑलवेज इक्वल ही होते हैं, हम नहीं कह सकते। तो अब हम जाने कैसे कि ये इक्वल है या नहीं है, हम कैसे जाने, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हम 1 2 3 अगर बेस 8 में कोई नंबर है और पूछा जाए 1 2 3 16 नंबर क्या इक्वल है, तो हमें या तो 1 2 3 बेस 8 वाले नंबर को 16 में कन्वर्ट करके देखना होगा कि बेस 16 में कैसे लिखें कि ये नंबर हो जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचे सर 8 की जगह 16 लिख दीजिए डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा, नहीं, उसकी भी अपनी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस मीन्स उसके बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, हम कैसे बोलते हैं। तो मैं आपको एक दो ऑपरेशंस बताता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, some important operations with a specific number system। कुछ मैं ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, तो कैसे हमें ये चीज़ पता लगेगी कि ये सेम है या डिफरेंट है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक नंबर लीजिए बेस 10 में। ओके, तो मैं पहले आपको बताता हूँ बेस 10 के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला अगर एक नंबर है हमारा 1 6, ओके 1 6 ना लेके मैं पहले एक एक डिजिट के नंबर आपको ऐड करके दिखाता हूँ। एक ही दो एग्जांपल बताऊंगा, फिर एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, अच्छा इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 8 + 2, ओके, ये किसमें, बेस 2 में। अब आपको क्या याद रखना है, बेस 10 में हमारे नंबर्स कितने होते हैं, बेस 10 में हमारे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब 8 + 2 बोला गया, तो हम आप सभी जानते हैं 8 + 2 को क्या लिखोगे, 10। मैं 10 नहीं जानता हूँ, 1 0, एक्चुअली हम गलत पढ़ते हैं, इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। ओके, 8 2 10 आएगा, लेकिन कैसे 10 आता है ये बेसिक मैथ समझने की कोशिश करिए। 8 + 2, अब देखिए ये हमारे पास एक सीरीज है नंबर्स की, यही नंबर एक सीक्वेंस में होते हैं इसी तरीके से। 8, अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 नंबर हमारा कहाँ पे है, 8 नंबर बताने की कोशिश करो, 8 नंबर कहाँ पे है, दिस नंबर, ये हमारा 8 नंबर है। और इसके बाद हमें 2 और ऐड करना है, इसके बाद हमें 2 और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स 8 हमारा इस सीक्वेंस में यहाँ पर है, ये सीक्वेंस मैंने यहाँ से रीड किया 8। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर 7 होगा 8वां नंबर तो, क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोला। सर 7 होगा 8वां अच्छा हाँ नंबर तो। ठीक,
ओके 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 ओके, देखो एक कंफ्यूजन और आया है यहाँ पे। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इसका मतलब ये होगा कि हम अगर 8 बोलेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पहुंचेंगे 7 पे पहुंचेंगे, है ना। 8 अगर काउंट करेंगे, नहीं हमें काउंट नहीं करना है, हमें पहले काउंट नहीं करना है, हमें अपनी सीरीज में 8 नंबर कहाँ पे है, मतलब 8 एंटिटी तो 8 ही है, तो एक्चुअली ये 8th नहीं, ये 9th नंबर है, अगर सीरीज में देखा जाए 9th नंबर। तो हमें पहले सर्च करना है 8, मतलब आप जो नंबर यहाँ दिया गया है आप सर्च करिए आपकी सीरीज में कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, ओके। उसके बाद बोला गया इसमें 2 और नेक्स्ट नंबर ऐड करिए, तो 8 के बाद हम +1 करेंगे, ओके, +1 करेंगे, तो हम जब +1 करेंगे तो हम 9 पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। अभी हमें एक और ऐड करना है, तो जैसे ही हम 9 में +1 करेंगे तो अब हम 0 पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। +1 करेंगे तो हम 0 पे पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअल में हमें इस सीरीज को ऐड वैड कुछ नहीं होता है, हमें इस सीरीज को काउंट, मतलब इस सीरीज के बेसिस पे फर्दर हमें नेक्स्ट नंबर पे पहुंचना होता है। अगर 2 बोला तो 2 नेक्स्ट फॉरवर्ड फॉर्म में जाएंगे, क्लियर। अगर ये सब्ट्रैक्ट बोला जाए तो -2 अगर लिखा होता तो 2 बैक फॉर्म में आएंगे, क्लियर। तो ये समझना है, तो एक नंबर आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से आगे जाना है या कहाँ से पीछे आना है। तो हो सकता है आप 2 + 8 बोल सकते थे, तो आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ता और 8 फॉरवर्ड जाना पड़ता। तो ये एक नंबर सिस्टम के बेस, यही अर्थमेटिक ऑपरेशन से हम लोग डायरेक्टली सीख लेते हैं, अच्छी बात है, बेसिक यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो 8 हम इस नंबर पे हैं, मींस ऐसा मत सोचना 0 1 2 ऐसे मैंने 8 काउंट किए, ये एंटिटी 8 है तो 8 तो एग्जिस्ट कर रही है ना आपके इस नंबर सिस्टम में, तो 8 पे जाएंगे। तो इसमें +1 दो बार करेंगे तो 8 + 1 9, 9 + 1, अब सीरीज तो कंप्लीट हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रिपीट करना पड़ेगा स्टार्टिंग। तो +1 करेंगे 0, जैसे ये 0 आया तो ये हमारा क्या आ जाता है, सम। ये क्या आ जाएगा, सम। तो सम इज 0, तो ये क्या हो गया, सम, क्लियर। ये तो हो गया सम। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे 1 क्यों लिखा करते हैं, 1 0, तो ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कंप्लीटेड दिस सीरीज, मतलब कितनी बार कंप्लीट कर चुके। अब 8 के बाद +9 किया तो इसका मतलब हमारी सीरीज एक बार रीड हो चुकी है, मतलब 8 के बाद +1 9, हम इसके बाद दोबारा काउंट कर रहे हैं, तो कितनी बार ये सीरीज को आप पिक कर रहे हैं। तो एक बार हम कंप्लीट करके दोबारा वहां पहुंचे तो इसका मतलब एक बार कंप्लीट कर चुके, तो यही 1 हमारा क्या हो जाता है, इसको हम वर्ड यूज कर लेते हैं कैरी, क्लियर। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं, इसका सम आएगा 1 0 न कि 10, ठीक है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, और कुछ मैं खास इसमें बताने वाला नहीं। अगर मुझे बोला जाता है 8 - 2, ओके, तो सब जानते हैं, मतलब मैं इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। तो 8 माइनस अगर हम 2 करते तो आप भी ऐसे ही करते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको करना है, अब आप 8 पे है इस टाइम, आपको क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 यहाँ जाएंगे, दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 यहाँ जाएंगे। तो इस अभी हम कहाँ पे हैं, नंबर 6 पे, ओके, 6 पे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम इस होल सीरीज को एक बार पूरा कंप्लीट कर जाते, मींस हम यहाँ पूरा रीड कर जाते फिर वापस आते, तो यही हमें बोरो की जरूरत पड़ती, इसी को बोरो कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ तो बोरो की जरूरत नहीं पड़ी, अभी इसको मैं अगर बोरो बेस पे बताऊं तो ये मैं क्या लिख देता, 2 - 8। तो आप यहाँ 2 पे हो और 8 सब्ट्रैक्ट करो, तो अब जैसे ही हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 पे आते, अब मुझे इस सीरीज को फिर से रिपीट करना है। तो अब समझ लो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आने लगा, मतलब हमें बोरो चाहिए। तो अगर यहाँ कोई डिजिट होता तो बोरो, बोरो कहाँ से आएगी भाई, नंबर ऑफ रेपिटेशन सीरीज की अगर पहले से हो चुकी हैं हमारे पास हैं, तो उन्हीं की रेपिटेशंस को रिड्यूस करने लगेंगे। अगर ये प्रोसेस में कभी ये सीरीज हमारी 2 बार रीड हुई होती तो कैरी 2 होती, और अगर सब्ट्रैक्शन में मतलब यही सीरीज हमारी रिड्यूस कर रही है, तो वही कैरी हम एज अ बोरो यूज कर लेते। तो फिलहाल यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिलहाल आपको यही समझना है, कुछ और नहीं समझना है, क्लियर। तो अब यहाँ पे लिखा होता, अब चाहे आप 8 + 2 को 2 + 8 करिए, चाहे 8 + 2 एक ही बात है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 8 काउंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 0 पे पहुंच जाएगा, सीरीज एक बार काउंट हो गई, क्लियर। तो कैरी आ गई। अब कोई हमसे बोलता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता, देखिए इसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैं यही चीज एक और क्वेश्चन की हेल्प से कंप्लीट करूं। यहाँ पे कहीं लिखा होता
कि 8 माइनस 9 मतलब 18 माइनस 9 ऐसा लिखा होता। तो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते 0 1 2 3 4 5। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ इतना मतलब फोर्स करके, क्योंकि यही अप्रोच बाकी नंबर सिस्टम पे लगाना है जिससे हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। देखिए कितने आसानी से सॉल्व होते हैं 9। अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है 8 माइनस 9। तो 8 माइनस 9, अब देखने में तो हमें पता ही है कि 8 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। तो हमें क्या चाहिए, बोरो चाहिए। तो बोरो कहाँ से मिलेगी? अब ये वन हमें क्या बताता है, ये वन यही तो बताता है कि किसी प्रोसेस को करने में हम कहाँ पे फाइनली पहुंचे होंगे 8 पर, जो कि हमारा सम रिजल्ट आया होगा। और ये वन क्या होगा, उस सीरीज को एक बार काउंट कर लिया होगा। तो मीन्स 1 8 का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली बता दूं कि आप यहाँ पे पहुंचे हैं और वो प्रोसेस करने में आप ये एक बार सीरीज को रीड कर चुके, दोबारा यहाँ पहुंचे रीड करने दोबारा। तो इसका मतलब हम इसको वापस करने में भी एक बार और यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एज अ कैरी हमारे पास स्टोर है। तो यहाँ पे हम 8 माइनस 9 करेंगे। तो चलिए मैं 8 में से माइनस 9 करते हैं। तो कैसे करेंगे, 8 में से माइनस 9 कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, 18 माइनस 9। तो यहाँ 18 का एग्जिस्ट कर रहा जो मैं वापस जाऊँ, तो सिंपल आप 8 से ही वापस जाइए 9 टाइम्स। ओके, 8 से ही 9 टाइम वापस जाइए। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ पहुंचेंगे 9। अब ये जब 0 से 9 पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे आपको नीड पड़ेगी किसकी, नीड पड़ेगी बोरो की, है ना। यहीं पे तो आपको बोरो की नीड पड़ेगी। यहाँ पे बोरो की नीड पड़ेगी जब वापस जाएंगे। यहाँ तक आपने -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 किया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 8 सब्ट्रैक्ट कर लिए, मीन्स आप 0 पे पहुंच गए। लेकिन अब आपको पीछे जाना है, यहाँ वापस जाना है, तो इसका मतलब आपको बोरो की जरूरत पड़ी। तो बोरो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। ये हमारा बोरो का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बोरो कुछ नहीं बताती, बस आपको ये बताती भाई ये तभी आप 0 से 9 पहुंच सकते जब आपके पास कैरी हो। इस नंबर के लिए कैरी हो, जो 8 से स्टार्ट किया, इस नंबर के लिए कैरी था, यस, तो आपने वो कंप्लीट कर लिया और यहाँ आप 9 पे पहुंच गए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ये रिजल्ट होगा। अब ये रिजल्ट आया तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9। क्लियर। अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे जो हमारी कैरी थी वो एक ही थी, वो भी मैंने यहाँ पे ले ली, एज अ बोरो यूज कर ली वापस रिड्यूस करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ 0 लिखेगा। अगर यहाँ 1 की जगह 2 लिखा होता तो हम क्या करते कि एक तो बोरो में चली गई तो एक रह गई, तो हम 1 लिख देते। ऐसे ही हमारी जो बोरो कैरी पार्ट है ये भी क्या हो सकता है, 9 से बड़ा हो सकता है। तो फिर हम नेक्स्ट जिसको 100th प्लेस बोलते हैं उसके लिए कैरी बोल देते हैं। तो ये 100th प्लेस कैरी का मतलब क्या होता है कि 10 टाइम्स कैरी हो चुकी है, ऐसा हम बोलेंगे। अभी तो 1 टाइम्स कैरी है या 2 टाइम्स कैरी है। 18 लिखा है तो 1 टाइम कैरी है, 28 लिखा होता तो 2 टाइम्स कैरी है। अगर ये 98 लिखा होता तो 9 टाइम्स कैरी है। मतलब 9 टाइम्स कैरी का मतलब हम इस प्रोसेस में 8 पर हैं और इस सीरीज को हमने 9 टाइम कंटिन्यू रिपीट किया है, ठीक है, फॉरवर्ड फॉर्म में। और जैसे ही यहाँ पे 10 लिखा होता, मतलब 108 लिखा होता, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारी कैरी 10 टाइम्स रिपीट कर चुकी है। तो 10 को कैसे लिखा जाएगा, 1 और 0 फॉर्म में। तो वही कॉन्सेप्ट हम हर जगह अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो इस पे इसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए। समझ में आया। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और मुझे बताने की कोशिश करिए क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो कोई नंबर सिस्टम हो सकता है, मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप केवल ये याद रखिए कि नंबर सिस्टम हमारा कौन सा है, बेस 10 है। कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। मुझे नंबर सिस्टम के बेस पे नंबर्स तो पता ही है उसमें कितने होते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक नंबर लिया है 5+3। ओके, अब बताने की कोशिश करना। अब ये 5+3 लिखा है और ये किस में है, बेस 8 में है। तो कोई स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है कितना आएगा, कोई स्टूडेंट आंसर दे सकता है कितना आएगा। अगर बेस 8 में है तो मुझे ये तो पता ही है इसमें नंबर्स कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 7, ओनली 7 होंगे। किसी के पास आंसर है, कितना आंसर आएगा 5+3 कितना आएगा।
5 प्लस 3 0 1 1 0 1 0 1 0 यस है ना 1 0। अच्छा ये 1 0 या हमारे जो ये रिजल्ट्स जो आए थे, मैंने जो भी ये रिजल्ट आपको पहले बताए हैं वो एक्चुअली हमारे सारे रिजल्ट किस में बेस 10 में ही आ रहे हैं। ये बेस 10 में 10 है, बेस 10 में 9 है, ऐसे ये बेस 10 में 1 0 है। मतलब इसे 10 नहीं बोला जाता, इसीलिए नहीं बोला जाता, ये 10 ही आएगा। और कैसे आया आपको पता है कि आप 5 से प्लस 3 करिए या 3 से प्लस 5 करिए। तो 5 है तो 1 2 और 3, तो इसका मतलब हो गया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं 1 2 3, तो हम 0 पे आ गए। और एक बार ये पूरा लिस्ट हमारी मतलब हम अगेन रीड करने चले गए, इसलिए 1 हो गया। तो 1 0, और ये 1 0 हमारा किस में आया 8 में। तो ये 1 0 8 और बेस 8 में, और ये 1 0 बेस 10 में, ये बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ 8 प्लस 2 लिखा गया है और जबकि यहाँ 5 प्लस 3 लिखा गया है। मतलब इसका अगर हम बेस 10 बेस पे अगर सम देखें तो 8 आता है, लेकिन लिखा क्या गया 1 0। तो इसका मतलब है कि ये 1 0 और वो 1 0 दोनों डिफरेंट है। क्लियर? तो अब थोड़ी सी मैं चीजें बता दूं कि अगर इस तरीके से आता है तो आपको यही करना है। आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा मैं छोटे छोटे डिजिट्स के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे अगर मैंने लिखा होता 1 4 प्लस 4 3, ओके, ये हमारा किस नंबर सिस्टम में है? ये नंबर सिस्टम 5 है। अब मैं एक अलग नंबर सिस्टम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये दूसरे नंबर सिस्टम में, ये दूसरे नंबर सिस्टम में। क्लियर? दूसरे नंबर सिस्टम में होने का मतलब हो गया बेस 5, जो कि हम नहीं जानते। तो इसे हम कैसे सम करेंगे? तो मुझे तो पता ही है 4 प्लस 3 7 होता है। तो लेकिन 7 नहीं होता है यहाँ, तो 0 7 कोई नंबर ही नहीं होगा। तो 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा। हमें 4 प्लस 3 करना है, तो 4 यहाँ है और 3 और ऐड करना है। तो 4 के बाद 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है ना? 4 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 0 1 2, तो 2 पे आ जाएंगे। अब इस पे कैरी 1 आ गई, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं इसलिए कैरी 1 आ गई। अब हम इसे ऐड करें तो 4 प्लस 1, तो हम 4 प्लस 1 करें तो 4 प्लस 2 मान सकते हैं इसको। तो 4 तो ये है, 2 और ऐड करें तो 0 1, तो ये 1 आ जाएगा। ये भी एक बार रीड कर चुका है तो इसकी भी एक कैरी आएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 1 2 इन बेस 5। अब इसका एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। जो भी ऐसा नंबर अगर दिया जाए, कभी भी हम कोई ऑपरेशन करें किसी भी नंबर सिस्टम में, बेस नॉट इक्वल टू 10, अगर वो 10 में नहीं है और यहाँ पे कोई हमारा नंबर लिखा गया है, कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर लिखा गया है और हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब हमने क्या किया है, सम किया है। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। मैंने अगर इसका सम किया है तो हम सम बेस 10 में ही करें। क्लियर? डायरेक्टली बेस 10 में ही करो। किसी भी नंबर सिस्टम में ये लिखा हो कि एक नंबर n1 है और प्लस नंबर n2 है, इसको हम किसी भी बेस में दिया जाए जो कि बेस 10 में नहीं है, तो आप इसका एक रिजल्ट लीजिए, जो यहाँ पे इसका सम आए उसको आप लिखिए बेस 10 में। तो बेस 10 में, बेस 10 के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है। क्या करना होता है, डायरेक्टली हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे n1 प्लस n2, और डायरेक्ट ऐड कर दिया, क्योंकि बेस 10 में ऐड करना हमें बहुत अच्छे से आता है सभी। तो जो n1 n2 क्या है, ये हमारे डिजिट्स हैं। ओके, याद रखना n1 क्या है, फर्स्ट डिजिट, एक डिजिट है, और n2 एक डिजिट है, ये दोनों डिजिट है। तो इनका जो सम आए उस सम को कुछ इस फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए, सम जो भी सम आए उसको इस फॉर्म में लिखिए जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस नॉट 10। मान लिया, मैंने इसको मान लिया कि ये किसके इक्वल है, कि बेस हमारा x के इक्वल है। क्लियर? कोई x, एनी बेस। तो हमें क्या करना होता, उस सम को, जो सम आया है उसमें हम, जिस बेस में हम लिख रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट। मतलब इसको बोलेंगे रिजल्ट। और प्लस 1 मैंने बोला ना, जैसे मैंने बोला था अभी 4 3 7, तो 7 को हम लोग लिखेंगे 5। हाँ नहीं, ये रिजल्ट नहीं, ये होगी कैरी, सॉरी ये होगी कैरी, और ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो अब कैरी नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अपना एक नंबर ही लिख रहा हूँ। तो जैसे x मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो भी नंबर आ जाए, एक मान लेते कि मैं इसको मान लेता हूँ
कितनी बार ये जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया एन, एन एन भी ना माने क्योंकि एन तो ऑलरेडी लिखा, चलिए मैं एन मान लेता हूँ, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये लिखा होगा तो हमारा एक्चुअल में इस सम का रिजल्ट इस बेस पर कितना आ जाएगा, एन और रिमाइंडर, एन रिमाइंडर आप लिख दीजिए। तो एन रिमाइंडर लिख देंगे, ये उसी बेस में आ जाएगा, एक्स बेस में ही रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। जैसे मैंने अभी लिखा 4 3 और 4 3, ये बेस किस में था, 5 में। तो 4 3 बेस 5 में है तो इसका सम कितना आ जाएगा, 8 बेस 10 में। अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 5 1 या 5 प्लस आएगा सर। मैंने कुछ गलत लिख दिया, 4 3 7 है, बेस 5 है तो 5 एकम 5, 4 3 7 है, सॉरी मैंने 8 लिख दिया, 7 लिखो। यहाँ पे 7 अगर हम लोग लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा, 4 3 7 ही तो होता है, तो इस 7 को हम लिखेंगे 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1 और 3, 5 एकम 5 3 8, ये 2 है, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2, और जो 1 2 आएगा वो हमारा किस बेस में आ जाएगा, बेस 5 में आ जाएगा। तो ये और ये मिला के हम ऐसे लिख देंगे। तो देखो मैंने 2 ही लिखा था, तो ये जो 1 आता है एक्चुअली वो n जो होती है उसको बोलते हैं कैरी, उसको बोलते हैं कैरी, और ये रिमाइंडर जो होता है वो हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को लिखा जाए, किसी भी नंबर को लिखा जाए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास लिखा है 9 + 9, और बेस में बहुत बड़ा बेस ले लूँ, बेस में क्या ले लूँ कि 12 ले लिया, ये बेस 12 में है, तो ये क्या आ जाएगा, तो मैं 18 लिखूंगा तो ये तो बेस 10 में है। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 = 12 × 1 और 6। ठीक है, तो इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 6, मतलब 1 यहाँ से ले लिया और 6 यहाँ से ले लिया, और ये किस में आ जाएगा, 12 में, इस तरीके से। तो आप 18 को उसी कैटेगरी में चेंज करिए। तो मुझे लग रहा है कि ये न, अगर ऐसा न करना चाहो तो आप फाइनली क्या करो, बेस 12 को बेस 10 में कन्वर्ट करो। तो अब बेस 10 में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे 12 में कन्वर्ट कर लो। तो जिसको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है ना, वो तो इसको बहुत डायरेक्ट आराम से कर लेगा। इस तरीके से हम प्रोसेस करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो। लेकिन ये डिजिट्स पे ही अप्लाई करना है। अब जैसे 1 6 आया तो 6 इज डिजिट सम और 1 इज कैरी, तो ये होता है कैरी और ये होती है रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट। तो अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है, जैसे मुझे बोला जाए 1 5 और 4 6, और ये बेस 8 में दे दिया गया और बोला गया इसका सम करिए। ओके, सम। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 और 5 को देखेंगे। तो 6 और 5 कितना आएगा, 10। तो 6 5 कितना आएगा, 11। तो 6 5 11, 6 + 5 11, और 11 को हम कैसे, ये 11 तो बेस 10 में आएगा ना, तो 11 को हम कैसे लिखेंगे, 8 × 1 + 3। तो ये 1 3 आया, क्लियर, 1 3 किस में आ गया, बेस 8 में। ठीक है, तो हम 3 यहाँ लिख देंगे और 1 कैरी लिख देंगे। फिर 4 1 5 और 1 6, और बेस 8 में है और 6 ही है, तो हम इसे जानते हैं कि ये बेस 8 से ऊपर, मतलब 7 से ऊपर जा ही नहीं रहा, तो हम इसे डायरेक्टली 6 3 लिख देंगे। तो ये आसानी से आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, बेस 8 में आ जाएगा। या फिर अपना वही कॉन्सेप्ट याद रखो कि नंबर लिख लो, रेपिटेशंस काउंट करो। तो रेपिटेशंस हम जानते हैं कि अगर हम कोई नंबर लेंगे तो मैक्सिमम एक ही रेपिटेशन होती है, क्योंकि हमेशा कैरी 1 ही बनती है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा मतलब जब इस टाइप की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम नंबर को बार बार चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे 9 9 कितना होता है, 18 होता है। लेकिन हमें 12 बेस में लिखना है तो 9, उसके बाद 10 11, जैसे 11 के बाद पहुंचेंगे वो 0 से स्टार्ट होने लगेगा। तो हमें तो 9 में +9 करना है, तो 9 से आगे बढ़ेंगे, 9 के बाद 10 11, और 11 के बाद फिर 0 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से चलेंगे। 6 और कहाँ तक जाएंगे, वो 11 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब यही प्रोसेस आपको करनी है। नहीं तो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि हम कैसे समझें कि 63, मतलब इसका सम 63 ही आया। तो हमें जिस नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, हम पहले उस नंबर सिस्टम में इसको बदल लें।
तो हमें कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ती है कन्वर्जन की, कि सर 15 बेस 8 में जो लिखा है इसे हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, 46 अगर बेस 8 में लिखा है इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, फिर उसको सम कर लें। तो उसको सम करने के बाद जो रिजल्ट आए वो बेस 10 में आएगा, उसको हम फिर बेस 8 में कन्वर्ट कर लें। तो ये भी प्रोसेस आप कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर, मैं एक नोट पॉइंट में आपको बताता हूं कि अगर कोई नंबर हमारा n1 है, ठीक है, और वो बेस x में है, ठीक है, और हम अगर किसी नंबर n2 को सम करते हैं बेस x में, तो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा बेस x में, ये रिजल्ट आएगा। यही प्रोसेस हम अपने अकॉर्डिंग करके आपको बताएं कि n1 को आप पहले बदलिए किसमें, x को बेस 10 में बदलिए, ठीक है, बेस 10 में बदल दीजिए। तो मान लेते हैं ये क्या आया, 22, ओके, ये 22 आ गया, सॉरी x आ गया, ये x आ गया। और फिर हम n2 को बदलें, जो बेस हमारा x में है, इसको भी हम बदलें तो ये नंबर 22 आ जाएगा बेस 10 में। अब उसके बाद आप x प्लस 22 आप कन्वर्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट r आएगा, वो बेस किस में आएगा, 10 में आएगा। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे बेस x में, तो इसी रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मीन्स है कि आप बेस 10 में इस प्रोसेस को करके देख सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। क्लियर? अब कोई आपसे पूछता है कि मुझे बताइए जरा बेस 8 में ये नंबर लिखा है, मल्टीप्लाई आपको करना है 3, और वो भी बेस 8 में है, तो बताओ क्या आएगा। तो हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, 6 3 तो 18 होता है, तो मैं 18 डायरेक्टली लिख दूं, लेकिन 18 एक्चुअली बेस 8 में नहीं हो सकता, क्योंकि ये 8 है। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि अगर बेस 8 में है तो हमारा नंबर जो इसमें अपीयर होंगे, नंबर वो कहां तक अपीयर होंगे, 0 to 7 की ही रेंज में होंगे। तो दिस इज नॉट इन बेस 8। तो अगर ऐसा लिखा है तो दिस इज रॉन्ग नंबर, ये तो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर नहीं भी होता तब भी ये गलत था, इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 8 आ गया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा जो ये 8 है वो इस 8 के इक्वल नहीं हो सकता। ये क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, बेस से लेस होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें पहले से भी पता होना चाहिए। तो अब हम क्या लिखें, क्या होता होगा, तो पहले हम एक बार ये देख लें कि 6 और 3 का बेस 10 में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लें, फिर कन्वर्ट करें तो वही चीज आएगी। ठीक है, तो 18 को मैंने अभी जो लॉजिक बताया था उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा जा सकता है, बेस 8 बोला गया तो 8 2 जा 16 प्लस 2, ये बोल सकते हैं। अब ये 2 क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कैरी, और ये आ जाएगा रिजल्ट, सम, जो भी हम ऐड करके बताते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये आएगा सर आपका रिजल्ट 22 इन बेस 8। तो ये नंबर गलत है, ये नंबर गलत है। क्लियर? 22 आना चाहिए। तो हमें 6 3 जा 18 आता है, ना कि 6 3 जा 22 आता है। तो ये चीज कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, मतलब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कोई गलत ना हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या आने चाहिए, कन्वर्जन्स आने चाहिए। तो मैं इसको बहुत फोर्स करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, उनका वे अलग होगा, अभी मैं वहां तक पहुंचता हूँ। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि चाहे किसी भी नंबर सिस्टम में कोई नंबर हो, कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो, पहले आप उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, और बेस 10 में वो प्रोसेस कर लीजिए जो ऑपरेशन दिया गया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी, उसका जो रिजल्ट आ जाए उसको आप फिर उसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना अगर जानते हैं, कर लेते हैं, तो वो रिजल्ट फाइनल हमारा वही रिजल्ट आ जाएगा। हम हो सकता है किसी नंबर सिस्टम में डायरेक्टली ऑपरेशन करना जानते ही नहीं। अब हमें कोई भी बोलेगा 4 3 जा कितना होता है, तो हम 12 बोलेंगे, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम जो बेस 10 नंबर सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है। तो कहीं ना कहीं हम फ्रेंडली नंबर सिस्टम को ही क्यों ना अपनी प्रोसेस में यूज कर लें, बाकी के नंबर सिस्टम को भी सीख लें। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें हमें क्या सीखना चाहिए, कन्वर्जन। क्या सीखना चाहिए, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन, और वो भी कन्वर्जन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो दो ही कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। हमें किसी तरीके से एक नंबर दिया गया, वो किसी नंबर सिस्टम में है, उसे बेस 10 में हम लोग सीख लें कि क्या होता है। दूसरा ये हो सकता है कि जब हमें उसी नंबर सिस्टम में वो चीज रिटर्न भी करनी है,
रिवर्स फॉर्म में भी देना है तो इसका मतलब रिजल्ट फॉर्म में देना है तो हमें क्या करना होगा, उस बेस 10 को उस नंबर सिस्टम में बदलना आना चाहिए। तो दो मेन हमारे जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन के, वो क्या होना चाहिए कि कोई भी बेस दिया जाए, एनी बेस टू बेस 10, ओके। और दूसरा हमें कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, बेस 10 टू एनी बेस। मतलब ये दो कन्वर्जन हमें आ जाए तो हम फिर किसी भी नंबर सिस्टम में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं। क्या आना चाहिए आपको, बेस 10 के सारे ऑपरेशंस करना आना चाहिए। और वो हमें लग रहा है, आई होप कि सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि बेस 10 में कैसे वो प्रोसेस की जाती है। क्लियर? तो चलिए मैं कुछ आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और कुछ चीज़ें देखूंगा आप कहाँ तक फ्रेंडली हैं उस सारी चीज़ों से, उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट में एक डिस्कस कर दूं कि मैं जो अभी बात कर रहा हूँ मेनली इंटीजर नंबर्स के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर इंटीजर्स, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो केवल इंटीजर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है एनी बेस टू बेस 10। तो फर्स्ट कन्वर्जन मैंने क्या लिया, एनी बेस टू बेस 10। ठीक है, ये चीज़ें सभी को आती होंगी लेकिन गलतियां इन्हीं में करके आओगे। हमारे 6 to 8 मार्क्स का आता है और जिसमें 5 मार्क्स का जो है वो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से ही आता है। 1 या 2 मार्क्स का हमारा जो है वो आता है कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट से। तो ये दो पार्ट अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे 4 to 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। क्लियर? तो एनी बेस टू बेस में हम सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप बहुत अवेयर हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट लिया कि आपको कन्वर्ट करना है, कोई नंबर लिखा है 14, ठीक है, और सॉरी मैंने एनी बेस पहले ले लिया, पहले आपको, चलिए ये भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। 14 है और उसका बेस है 8 और इसको बदलना है बेस 10 में। यही तो हमें बोला गया कि एनी बेस टू बेस 10 हमें 10 में बदलना है। तो इसका अपना सिंपल लॉजिक है कि जब हम ये प्रोसेस इंटीजर्स के लिए करते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं एक मेथड, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, सभी को आता होगा कि 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 0 और इसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1 और जो भी ये रिजल्ट आए इनको आपस में क्या कर दो, सम कर दो और जो भी आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 8 और ये क्या आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। ओके, तो ये आ जाएगा 12, तो ये 12, यही रिजल्ट आ गया। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें क्या करना पड़ता है, हर एक डिजिट के रिस्पेक्ट में ये प्रोसेस करनी होती है। मींस इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। उसका सिंपल लॉजिक क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3, अगर हम किसी को बेस 10 के बेस में बोले कि ये क्या लिखा है तो आपको पता होगा इस 3 प्लेस की वैल्यू क्या होती है, यूनिट प्लेस मतलब 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10, ये 10 प्लेस बोला जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 100। तो ये 1 इज नथिंग, 1 इज 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर, ये कुछ नहीं है, ये 10 टू द पावर 1 है और ये कुछ नहीं है, 10 टू द पावर 2 ही है ना। इस तरीके से 10 टू द पावर 0, ये 10 टू द पावर, इसमें वही मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 3 जा 3 और 10 टू द पावर 1 10, 10 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम लोग लिखते हैं 20 और फिर हम 10 टू दी पावर 2 100 मल्टीप्लाई 1 100। अब इसको सबको सम कर दो तो क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा। यही चीज आ जाएगी बेस 10 में, क्योंकि बेस 10 में ये तो एजिटी जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेस 10 में ही लिखा है। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट ये 8 के लिए है। तो 8 के लिए अब डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो 8 के लिए कुछ और नहीं है, 1 4 लिखा है तो ये प्लेस जो होता है वो 1th प्लेस बोला जाएगा, जिसे 8 टू द पावर 0 लिखते हैं। और ये प्लेस, और इसको क्या लिखा जाता है 8 टू द पावर 0 मींस 1th प्लेस। अब ये अगर नंबर सिस्टम 10 में होता तो इसे 10th प्लेस बोलते, लेकिन अगर ये बेस 8 में है तो इसे 8th प्लेस बोलेंगे, मतलब 8 टू द पावर 1। इसे क्या बोलेंगे 8 टू द पावर 2th प्लेस जो नेक्स्ट होगा। तो इसका मतलब है उन्हीं प्लेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं जो हमारा पर्टिकुलर डिजिट दिया गया। तो इसे क्या लिखेंगे 8 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 1 और इसे क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 0 मतलब 1 यूनिट प्लेस। तो 4 प्लस 8
तो ये क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही हम हर किसी नंबर्स को यही प्रोसेस कर सकते हैं। किसको डाउट है भाई? किसी को डाउट हो तो जरा पूछे, मुझे नहीं लग रहा किसी को डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मैंने अगर लिखा होता कि 1011 और ये बेस 2 में है, जरा बेस 10 में कन्वर्ट करो, बेस 10 में कन्वर्ट करो। तो कितना आसान है कि मुझे तो पता है ना सर कि ये कौन सा प्लेस होगा, टू दी पावर 0 मीन्स 1, ये क्या होगा, टूथ प्लेस होगा, ये क्या होगा 4, जस्ट डबल होते, पावर बढ़ती जाती, तो ये कितना होगा 16th प्लेस होगा। अब जहाँ 0 है मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 1, या उसको लिखने का तरीका होता है कि अगर बेस 2 दिया तो टू दी पावर 4, ये कुछ और नहीं है, ये टू दी पावर 4 ही तो है, ये टू दी पावर 4 ही तो लिखा, ये टू दी पावर 2, सॉरी मैंने क्या लिख दिया 8, 8 लिखा जाएगा टू दी पावर 3, ये 8 ही तो है, सॉरी टू दी पावर 3, टू दी पावर 3 ये क्या है 8 ही तो है, ये 16 नहीं था, ये हमारा कितना है टू दी पावर 2 था, ये टू दी पावर 3 8 ही तो था, तो इसे टू दी पावर 3 लिखेंगे तो ये 8 ही तो आएगा, 8 मल्टीप्लाई 1। अब 0 वाला 0 मल्टीप्लाई टू दी पावर 2 करेंगे और 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 1 करेंगे और ये 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 0 करेंगे, तो अब देखिए यहाँ तो आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, तो हम इसी सबको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 11, तो ये 11 किस में आ गया बेस 10 में आ गया, यही प्रोसेस करना। ओके, तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूँ, कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं मुझे जरा बताना। बेस 5 और इसको कन्वर्ट करो बेस 10 में, किसी को अगर आइडिया हो आंसर दे सकता है तो जल्दी से मुझे आंसर दे दे, है किसी के पास आइडिया? जल्दी से आंसर दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, ये तो मैं केवल आपका बेस रिकॉल करा रहा हूँ, कुछ और नहीं है। किसी के पास आंसर हो तो प्लीज आंसर दीजिए। 66। 66, ओके, मैं देखता हूँ 66 है कि नहीं, ये 5 है हाँ, और कोई आंसर दीजिए। 65 65, ओके 66 66, एक किसी yes. ओके, किसी ने 65 भी बोला, मैं देखता हूँ। देखो अब मैं इसको कैसे बोलूँगा, ये 5 टू द पावर 0 है, मतलब ये 1th प्लेस, ये 5th प्लेस, ये 25th प्लेस, ऐसे बोलूँगा 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 50, 50, ये हो जाएगा 15, ओके, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6 और ये 6, तो 66, तो आंसर आना चाहिए 66, ठीक है, तो 66 हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीजर पार्ट के बेसिस पे मैंने बता दिया। अब मैं पहुंचता हूँ नेक्स्ट, अगर मैंने अभी क्या बोला था कि बेस 10 टू एनी बेस, एनी बेस टू बेस 10, अब मैं इंटीजर के बेसिस पे बेस 10 टू एनी बेस कन्वर्ट करूंगा। नेक्स्ट इज बेस 10 टू एनी बेस, ये कन्वर्जन। अब इसको जब परफॉर्म करते हैं तो एक मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, ओके, और ये भी सभी को पता है, तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसको, ये भी सभी को पता होगा कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक नंबर है 12, ओके, और ये बेस 10 में है क्योंकि 10 से ही कन्वर्ट करना है, इसे हम 2 में कन्वर्ट करें, 2 में कन्वर्ट करें मतलब बाइनरी में, तो क्या करते हैं डिवीजन मेथड के बेस पे हम लोग क्या करते हैं 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, और जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है, जो यहाँ रिमाइंडर आता है उसे मैं लिखता जाता हूँ, तो 0, 2 3 जा 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, 2 1 जा 2 तो 1, और जैसे ही ये 1 आएगा तो 2 जीरो जा करेंगे, क्योंकि 2 1 जा करेंगे 2 इससे बड़ा हो जाएगा, डिवीजन हो नहीं पाएगा, 2 जीरो जा, तो यही कंप्लीट नंबर हमारा क्या हो जाता है, ये करना आना चाहिए, रिमाइंडर आ जाएगा, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कैसे करते हैं, और ये तब तक करते हैं जब तक ये जीरो ना हो जाए, मतलब टिल जीरो, ओके, इसको टिल जीरो तक करते हैं, जीरो ना हो जाए। अब जो इधर चीज़ें हमें मिली हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं बॉटम टू टॉप अरेंज कर लेते हैं, बॉटम टू टॉप, ये बॉटम टू टॉप,
इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0। ये जो चीज आई है यही हमारा रिजल्ट है। ओके, यही रिजल्ट है। इस तरीके से हम परफॉर्म करें कोई भी नंबर सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी चीजें कर लोगे। मैंने अच्छा हेक्साडेसिमल का एग्जांपल कहीं पे नहीं लिया, उधर भी मैं एक हेक्साडेसिमल का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ दिया। तो मैं इसमें एक हेक्साडेसिमल का और एग्जांपल दे देता हूँ, किसमें, जो बेस 2 टू मतलब एनी बेस 2 बेस 10 था, उसमें मैं एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर होता 2 1 और यहाँ पे लिखा होता ए, सॉरी ए यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं है, ए का इम्पोर्टेंस मुझे समझाना है तो मुझे कहीं अलग लेना पड़ेगा ए। तो मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ, मैंने लिया ए और यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, ये एक नंबर है जो बेस 16 में, जरा बेस 10 में कन्वर्ट करो, बेस 10 में कन्वर्ट करो। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट, 16 बेस है तो याद रखो ये तो हो जाएगा 1th प्लेस, मतलब 16 टू द पावर 0, ये हो जाएगा 16, ये 16 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 16 टू द पावर 3, ऐसे ही तो होगा 16 टू द पावर 3। तो अब हमें जो नंबर मिलेगा उसमें क्या लिखा होगा, 2 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 3। ओके, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा ये वाला नंबर जो होगा वो होगा 1 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2, और जो ये वाला नंबर होगा उसमें हम लोग लिखेंगे a मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1, और जो ये लिखा होगा उसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0। ओके, अब इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या आएगा, बड़ा नंबर ले लिया भाई, 256 और मल्टीप्लाई 16, 6904, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 2 का, तो ये आ जाएगा, ओके यही आ जाएगा। ओके, और ये नंबर हमारा बन जाएगा 256, और ये नंबर अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, इसको लिखेंगे ए मीन्स 10, 10 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1, तो मतलब ये आ जाएगा 160, ये आपको याद रखना, ये आ जाएगा 2। अब इसको ऐड कर लेंगे 10 और 8610, है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या बोला, ए अगर लिखा है तो उसे बेस 16 में बदलेंगे, यही इसी के एग्जांपल में एक इधर भी दे देता हूँ, जब मुझे बदलना हो बेस 10 टू एनी बेस। अब कोई यहाँ पे लिख देता 139, और बेस 10 में लिखा है 139 ना लिख के, इसको मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग नंबर सेट करता हूँ जिससे वो चीज़ आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक नंबर दे सकता हूँ, और 1 8 1 8 1 8, और 9 पे दे गए, 8 की जगह 9 कर दो। ठीक है, मैं इसको 19 और 1 लिख देता हूँ। ओके, 191। अब जरा इसको देखना, 191 को बेस 10 से हमें बदलना है 191, 191 ये बेस 10 में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो प्रोसेस हमें वही करना है, 191 और हमें 16 से कन्वर्ट करना। अच्छा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टूडेंट याद रखना कि बेस 10 को ना तो मल्टीप्लीकेशन मेथड
यूज किया जाता है, मतलब बेस वैल्यू को, जो बेस 10 लिखा है, नहीं डिवीजन मेथड में। हम कहीं पर भी बेस वैल्यू को यूज नहीं, बेस 10 वैल्यू को यूज नहीं करते। मीन्स ये 10 लिखा है, ये 10 लिखा है, हम हमेशा किसको यूज करते हैं, एनी बेस। जो एनी बेस दिया जाता है वही डिवीजन मेथड में भी और वही मल्टीप्लीकेशन मेथड में भी। देखो मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, ये किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बेस से, क्योंकि ये बेस 2 था और यहाँ मैंने किससे किया, 16 बेस, 5 बेस से, 5 बेस से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखिए 16 बेस से मल्टीप्लाई किया। तो हमेशा बेस कौन सा यूज होता है प्रोसेस में, बेस एनी बेस, बेस 10 का नहीं यूज होता है। ओके, तो मैं इसलिए कोई स्टूडेंट पूछ सकता था सर आपने 16 बेस से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, 10 से क्यों नहीं किया, तो ये प्रोसेस एनी बेस में एनी बेस से ही होती है। इसको क्या लिख सकते हैं, 191 को अगर मैं डिवाइड करूं, 191 को 16 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 16 1 जा 16, 3 और कैरी 1, यहाँ मैंने बोरो 1 ले लिया। इसके बाद मैं बोलूंगा 16 2 जा 32 होता है, लेकिन नहीं, 16 1 जा हमें लिखना पड़ेगा 16। अब ये कितना बचेगा, 15। अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया, क्लियर, और ये 11 यहाँ वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 15, याद रखना ये रिमाइंडर है, क्लियर, ये रिमाइंडर है 15। अब हम 16 से फिर लिखेंगे, एक बार डिवीजन करेंगे तो ये पूरा जाएगा ना, तो 0, तो यही पूरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब जैसे ये पूरा रिमाइंडर आया तो इसका मतलब इसी को कलेक्ट करके हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 11 और 15। अब ये 1115 नहीं लिखा है, ये दो वैल्यू हैं हमें जो कि 16 बेस में लिखनी है। तो अब 11 नहीं लिखा जा सकता, इसे क्या लिखेंगे, बी, और इसे क्या लिखेंगे, एफ। तो ये आ जाएगा बी एफ 16। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो एक एंटिटी ही होगी, है ना। और वो एंटिटी अगर 15 आया तो ये 15 अगर जैसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बेस 10 में तो कभी नहीं पॉसिबल है, मतलब बेस 8 में तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। किस में आ सकती है, बेस 16 या 16 से हायर में आ सकती है। तो उस बेस पे हम लोग एक बात कहेंगे कि अगर बेस 16 दिया तो 15 के अकॉर्डिंग ABCD में जैसे एफ लिखा है, तो 17 में भी हमारे नंबर्स को ABCDEFG ऐसे कुछ लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो ये 11 और 15 1115 नहीं लिखे हैं, ये 11 एक्चुअल में 11 15 यही है जो हम बेस 10 नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे 125 कहीं लिखा है तो हम उसे 125 पढ़ते हैं, या 12 लिखा है तो उसे 12 पढ़ते हैं, तो वो 12 नहीं होता है, वो 1 2 होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट वन, इफ नंबर्स आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बहुत जरूरत पड़ेगी इन सभी चीजों की, नंबर और नंबर्स आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स अगर है, मीन्स बेस जैसे पॉइंट डेसिमल नंबर लगा लेते हैं, दशमलव लगा देते हैं, उस केस में हम कैसे बताएंगे कैसे डिवीजन होता है, कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, और कौन सा मेथड अप्लाई करता है। तो यहाँ जो इंटीजर पार्ट है तो हम वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने आपको बताया था, इंटीजर पार्ट के लिए वही प्रोसेस करते हैं जो मैंने पीछे दिया गया है कि मल्टीप्लीकेशन मेथड हम तब यूज करेंगे जब हम बेस एनी बेस टू बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। डिवीजन हम तब यूज करेंगे जब हम बेस 10 टू एनी बेस में करेंगे, जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चंस में बताया। डिवीजन मेथड है बेस 10 टू एनी बेस, मल्टीप्लीकेशन मेथड है एनी बेस टू बेस 10। लेकिन अब फ्रैक्शनल पार्ट जो मतलब पॉइंट में अगर पार्ट हमारा दिया गया तो वहां हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो कुछ एक जगह हमें याद रखना है, वो नया है, बाकी सिंपल है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि मुझे बदलना है, पहले मैं किसकी बात करूं, मैं अभी क्वेश्चन देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया, डिवीजन मेथड, ओके, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो मेथड यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे किसमें, चलिए किसमें यूज करेंगे, जब हम यूज करते हैं, जब हम यूज करते हैं बेस 10 टू एनी बेस टू बेस 10। तो इसमें हम प्रॉपर कोई चेंजेस नहीं करते, नो चेंजेस,
ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बेस दिया गया, जैसे दिया गया कि आप लिखिए 101.01, ओके, ऐसे लिख दिया गया और ये बेस 2 है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम प्रोसेस क्या करते थे, एनी बेस टू बेस 10 में नो चेंज, मतलब हम एनी बेस टू बेस 10 में क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मल्टीप्लीकेशन मेथड ही यूज करेंगे, बस क्या करना है, इस तरीके से करना है। जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसमें तो हमें पता ही है, ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, इसको हम बोलेंगे 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 2, इसको बोलेंगे 0 मल्टीप्लाई टू दी पावर 1, इसको बोलेंगे 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 0। तो जैसे पॉइंट के आगे जाएंगे तो यही प्रोसेस आगे भी चलती रहेगी। जैसे 1 2 4 है तो ये नेगेटिव पावर में चलने लगेगा, तो 0 मल्टीप्लाई टू दी पावर -1 और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई टू दी पावर -2। क्लियर? तो अब इसमें पावर वही चलती है, जैसे 1 2 4 लिखा तो इधर पीछे जाने लगेंगे तो 1/4, 1/2, फिर 1/4, मतलब टू दी पावर -1। ये क्या था, टू दी पावर 0, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2। तो इधर हमारी चलने लगेगी टू दी पावर -1, टू दी पावर -2। तो मतलब इस तरीके से आएगी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। तो इसके बेसिस पे ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा, ये सब ऐड हो रहे हैं। क्लियर? ये सब ऐड हो रहे हैं, सारे ऐड ही तो हो रहे हैं। जब ऐड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा, मैंने 0 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, 1/4 यही आ जाएगा। इसे सम करेंगे तो 4 + 1 5 और 5 + 1/4, इसे लिख सकते हैं 5 + 0.25। क्लियर? तो ये आ जाएगा 5.25। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5.25। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर एनी बेस टू बेस 10 की जगह बेस 10 टू एनी बेस हो, बेस 10 टू एनी बेस हो, तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। बेस 10 टू एनी बेस, बेस 10 टू एनी बेस। और एक ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अलग अलग नहीं बताऊंगा। अगर हम एनी बेस पे जाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो इस केस में हम क्या करेंगे, बेस 10 टू एनी बेस जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई एग्जांपल दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया 12.5। क्लियर? ये बेस 10 है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। क्यों मैं बाइनरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो 12.5 बेस 10 टू 2, तो अब इस वाले पार्ट पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 12 पर नो चेंज। तो इस पार्ट पर तो हम यूज करेंगे कौन सा, डिवीजन मेथड, ये हमें पता ही है, डिवीजन मेथड ये हम यूज करते ही हैं। क्या होता है, 12 को हम कैसे लिखते हैं, 12 को हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0, 2 3 जा 0, 2 बन जा कैरी 1, रिमाइंडर 1, 2 0 जा रिमाइंडर 1। तो ये 12 का इक्विवेलेंट जो हमारा 10 से बेस 2 आ रहा है, बेस 2 में आ रहा है, वो तो आ जाएगा 1100, 1100। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इस पार्ट को लिख सकते हैं 1100, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब हमारी प्रॉब्लम है जो इधर का पार्ट है 0.5। तो 0.5 को, अब 0.5 पर हम ये कौन सा मेथड लगाते हैं उसको समझिए। ये भी एक मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन मेथड तो नहीं है, मल्टीप्लीकेशन टाइप का है। हम इसे लिखेंगे 0.5 और 0.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवीजन मेथड नहीं, ये डिफरेंट मेथड होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट हम मेथड यूज करते हैं, ओके, डिफरेंट मेथड। क्लियर? तो 0.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हम इसे लिखेंगे 1.0। जैसे ही 1.0 आता है तो हम इस 1 को उठाते हैं, वो पॉइंट के साथ लगा देते हैं, इस 1 को पॉइंट के बाद, ये लगाना कंपलसरी है। और ये अगर जैसे 0 आ जाता है, अब रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0.0। अगर ये 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें ये प्रोसेस अप टू 0 ही करनी होती है, अप टू
जीरो ही करनी होती है। अगर जीरो नहीं हो पाती इन केस, तो हमें नंबर ऑफ डिजिट देखने पड़ते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बाद कितने डिजिट्स हमें लेने हैं, या फिर प्रोसेस हमारी रिपीट होने लगे, जैसे 101 फिर 101 आने लगे, तो हम उस केस में 101 लिख के छोड़ सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया होता 12.3223, ओके, और यहाँ पे लिख दिया ये बेस 10 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो हम प्रोसेस क्या करते, इसमें तो कोई मुझे प्रॉब्लम लग नहीं रही है, किसमें, 12 में। तो 12 तो हमारा ये आ जाता सिंपल सिंपल, क्या आ जाता 1100। अब हम पॉइंट यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद हमें ये समझना है कि इसके बाद की चीज़ क्या होती है, उसको लिखते हैं 0.23 मल्टीप्लाई, ये 0.23 होता है मल्टीप्लाई 2। अब जैसे ही इसे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 ये इसी बेस, हमेशा यही बेस यूज होगा जब भी प्रोसेस होगी, तो ये आ जाएगा 0.46। पहली प्रोसेस हुई तो ये जीरो आया, तो इस जीरो को, अब इस जीरो को इग्नोर करो, बाकी का नंबर लिखो 0.46। तो 0.46 में मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा 0.92, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अब इस 0.92 में हम मल्टीप्लाई 2 का करें तो कितना आ जाएगा 1.84। अब हमें यहाँ क्या लिखना है 0.84, फिर मल्टीप्लाई 2 करो, ये आ जाएगा। अब इस वन को हटाओ, इस वन को हटाओ, इंटीजर पार्ट को हम हमेशा हटाते जाते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 1.36। अब 0.36 को ले लो, फिर मल्टीप्लाई 2 करो तो ये आ जाएगा 0.720। अब हम इसमें बताना क्या चाहते हैं, ये कहीं जीरो नहीं हो रहा है, हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये डिजिट आएगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा जीरो, फिर नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो आया, तो मैं फिर से जीरो लिखूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये वन आया, तो मैं ये वन लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया। अब केवल हम फ्लोटिंग पॉइंट, जो पॉइंट के बाद का नंबर है, उसी से ये प्रोसेस करते हैं, इंटीजर पार्ट को उठाते जाते हैं और उस बाइनरी नंबर में लिखते जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तब ये फिर वन आ गया, तो मैं यहाँ पे वन लिख सकता हूँ। इसके बाद फिर मैंने यहाँ देखा तो ये वन लिख सकता हूँ, ओके, फिर मैंने ये किया तो ये जीरो आ सकता है, ओके, ये जीरो लिख सकता हूँ। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब पता नहीं है कब तक जीरो नहीं मिलता है, तो हम अपने ऑप्शन आंसर पे भी एक बार ये देख के बता सकते हैं कि कितने डिजिट में ये कंप्लीट होगा। क्लियर, कितने डिजिट में हमें ये नंबर चाहिए, तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों को लेके। ये यहाँ तक हमें लग रहा है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ये कन्वर्जन समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो पहली चीज़ तो यही हो गया, कोई ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर इस टाइप का दे दिया, उन्होंने बोला इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है या हेक्साडेसिमल में क्या है, तो हम लोग उसको सॉल्व करके कैसे बताएं। तो एक प्रोसेस है, फास्ट सारे स्टूडेंट करके देखना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। कभी भी अगर कोई बाइनरी नंबर दिया गया, कोई बाइनरी नंबर दिया गया जैसे 101110 और बोला गया ये बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में बदलो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक वैसे भी आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं इसलिए रिकॉल करा देता हूँ कि इसका नंबर, इसका हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। तो अगर बेस 2 से 8 में कन्वर्ट करते हो तो आपको हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एनी बेस टू बेस 10 या बेस 10 टू एनी बेस तो नहीं आया, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो एक फर्स्ट वे है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम पहले इस बेस 10 को किस में बदलें, बेस 10 में, और फिर बेस 10 को किस में बदलें, बेस 8 में। ओके, यही जस्ट अपोजिट क्वेश्चन होता तो हम उस तरीके से बदल सकते। सेकेंड वे क्या है, तो सेकेंड वे शॉर्ट ट्रिक है, केवल इसी पे अप्लाई करना, मतलब बाकी पे नहीं, होती तो बहुत जगह है जिसमें ये बेस और इस बेस का एक लॉजिक बन जाता है। जैसे ये 2 लिखा और ये 2 दी पावर 3 है, 2 दी पावर 3, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 दी पावर 3, तो हम इसके बेस पर वो लॉजिक लगा सकते। तो यहाँ 5 लिखा हो, यहाँ 25 लिखा होता तो 5 टू दी पावर 2 तब भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, बेस 2 और बेस 8 और 16 से ही आते हैं। तो सेकंड वे हमारा क्या होता है, सेकंड वे हमारा ये है कि पता है भाई सारे स्टूडेंट को
कि 101110 बेस 2 लिखा हुआ है, इसे हमें बदलना है बेस 8 में। तो सेकेंड वे क्या है कि हम इसकी पेयरिंग कर लें। अब वो पेयरिंग कैसे होती है याद रखना है, क्योंकि 8 मीन्स टू द पावर 3, तो ये जो 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 डिजिट के आप क्या बना लें, पेयर बना लें। 3 मान लेते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में एक 1 होता तो क्या करते हैं हम उसमें 0 लेफ्ट साइड में इंक्लूड करके पेयर बना लेते। अब जैसे ही पेयर बनाएंगे इसको कन्वर्ट करो बेस 10 में, तो ये बेस 10 में बताना है। तो ये क्या लिखा है 5 और ये क्या लिखा है 6। तो ये 5 और 6 जो लिखा है हम उसी को उठा के यहाँ लिख सकते हैं। अब ये क्या तुम्हें पता होना चाहिए 101 को क्या लिखा होता है, मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्जन बेस 10 का इंटरनली चल रहा है, उसी को बेस 8 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक होगी, इस तरीके से ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है, अपोजिट टाइप का हो सकता है कि अगर हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अगर यही क्वेश्चन दिया जाता है 5 6 और बेस 8 टू बेस 2, इसमें बदलो, ये पूछा गया। तो हम वही फर्स्ट वे तो हमारा वही है भाई। फर्स्ट वे तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सही तरीका है जिससे हमें सॉल्व करना चाहिए, तो हम फर्स्ट वे ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वे में हम इसको बदलें बेस 10 में और फिर इसको बदलें हम बेस 2 में। क्लियर, इसको बेस 10 में और इसको बेस 2 में। लेकिन सेकेंड वे भी हमारे पास है, वो इसकी शॉर्ट ट्रिक ही है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 5 6 अगर लिखा है, 5 6 लिखा है और जो कि बेस 2 में लिखा है और हमें बेस 8 में बदलना है, तो हमें क्या करना है 5 और 6 की, अब बेस 2 को बेस 8, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, बेस 8 है यहाँ, बेस 8 को 2 में बदलना है। तो यहाँ देखिए टू दी पावर 3 टर्म आता है, तो इसका मतलब इसमें जो डिजिट है तो 3 डिजिट में इनकी बाइनरी लिखिए। तो 6 को क्या लिखेंगे 110, 5 को क्या लिखेंगे 101। अब कोई स्टूडेंट कहता है यहाँ 6 की जगह बाई चांस 2 लिखा होता तो हम क्या लिखते 010, मतलब हमें एक 0 इंक्लूड करना होता है, मतलब हमें 3 डिजिट में ही लिखना है। तो इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ 101, सॉरी 101 और 110, तो कंबाइंड हमारी ये बाइनरी आ जाएगी। ऐसे हेक्साडेसिमल होता तो 4 के पेयर बना लेते, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलना होता तो जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया उसको 4 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख देते, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑक्टल दिया गया है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करिए, ऑक्टल दिया गया हेक्साडेसिमल में बताइए, ऑक्टल दिया गया तो इसे बेस 5 में बता दीजिए, बेस 7 में बता दीजिए, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर लिखा है, जैसे मैं अगर लिखता हूं एक नंबर है 14, ठीक है, और ये नंबर दिया गया है बेस 5 में। क्लियर, बेस 5 में समझना भाई, अगर ये नंबर बेस 5 में दिया गया, इसके इक्विवेलेंट लिखा है, इसके इक्विवेलेंट लिखा हुआ है कि यहां पर नंबर आ रहा है एक सेकंड मैं भी थोड़ी कैलकुलेशन कर लूं। जीरो जीरो, अब यहाँ पे लिखा है 100, क्लियर, यहाँ पे लिखा है 110, अब यहाँ पे बोल दिया गया x, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन अप्रोच में वही लगाऊंगा जो एक्चुअल में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केवल 2 ही स्टूडेंट लाइव है, ओके, बताइए बलिराम और चंदन, सॉल्व करके बताइए क्या अप्रोच होगी, हम x की वैल्यू क्या बता सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, जल्दी से सोचिए फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए अब हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो चीजें बताएंगी उन्हीं को हम रिकॉल करें कि 14
बेस 5 में लिखा है और ये इक्विवेलेंट इसके है, तो हम 1/4 को अगर बेस 10 में कन्वर्ट कर लें और वो बेस 10 को हम इसमें कन्वर्ट कर दें, किसमें, बेस 10 को कन्वर्ट जब करेंगे तो वो 100x के ही इक्वल आएगा। सही है ना। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बेसिस पे क्या करें, हम इसको भी बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, इसको भी बेस 10 में। तो इनके दोनों, भाई जब नंबर दोनों सेम है, हमें नहीं पता क्या है, तो इसको दोनों नंबर्स को बेस 10 में कन्वर्ट कर दें तो हम समझ जाएंगे क्या नंबर है। तो पहले हम इसको 1/4 को बेस 5 से बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा। बेस 5 से बेस 10 में कन्वर्ट करते तो हम लोग क्या करते हैं, 1 × 5 to the power 1 और 4 × 5 to the power 0। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 5 + 4 = 9। तो ये तो आ गया हमारा 9। ओके, अब हम इधर के नंबर की बात करते हैं, 100x है, इसको भी बेस 10 में बदल दें क्योंकि दोनों का नंबर क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। तो अब इसका मतलब हम x में इसे बेस x को, x मतलब एक नंबर, भाई बेस ही तो है, तो हम क्या करते हैं, हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं, 1 × x⁻², क्योंकि ये बेस है, और बाकी 0 × x⁻1 और 0 × x⁻0। देखो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी जो स्टडी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चों का भी मेंटल वैसे ही अपडेट हो जाता है कि अब जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन कभी किए थे, मतलब हम जो करंट लॉजिक आपको समझाते जा रहे हैं उससे चीजें आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यार हमें ये पता है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल हैं, अब ये है क्या, तो हम इसका बेस 10 और इसका बेस 10 कन्वर्ट करके इक्वल कर दें, हाँ सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब भाई अगर अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर कोई आपसे बोलता है कि sin 30 = क्या होता है, तो हमें sin 30 की वैल्यू पता है, उसके अकॉर्डिंग हम x वही वैल्यू रख देंगे। अब उसने कोई ऐसी इक्वेशन बना दी कि sin 30 + 5 = तो x + 5, तो व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो sin 30 की वैल्यू होगी। तो अब ये जो हमारा 100x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 100x अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करें, 145 को बेस 10 में कन्वर्ट करें तो दोनों इक्वल ही तो होंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² + 0 + 0, ये कितना आ जाएगा, x²। अब ये x² सही मायने में किसके इक्वल है, 9 के, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, क्योंकि ये बेस 10 में आ गई, ये भी बेस 10 में आ गई। तो x² = 9 हो गया, तो x = कितना आ जाएगा, +-3। तो x = +-3 हो गया, तो हम जानते हैं x = -3 नॉट पॉसिबल, बेस नॉट पॉसिबल, ठीक है, बेस नेगेटिव नॉट पॉसिबल, नेगेटिव बेस नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेगेटिव बेस नहीं एग्जिस्ट करता है। तो x की वैल्यू हमारी अब क्या जाएगी, फाइनल 3। तो यही आंसर है। तो मैं बोल सकता हूँ x3। अब तुम करके भी देख लो, इसका बेस 5 से बेस 10 कन्वर्ट कर लो और x की वैल्यू 3 रख के बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्लियर। तो उस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमें कोई भी ऐसी वैल्यू दे दी जाए, कुछ भी ऐसा दे दिया जाए, हम उसको सॉल्व करके यही बता सकते हैं कि ये आएगा। चलिए मैं एक सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, अब की बार आंसर आना चाहिए मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा x4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया x00 बाई, एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने क्वेश्चन सही लिखा है। ओके, एक बार ट्राई करो, बताओ कोई बता सकता है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आएंगी, ये क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग ट्राई ना करिए, मैं ही इसको सॉल्व करता हूँ। वही क्वेश्चन उठाया ये मैंने, लास्ट वाला। वही लास्ट क्वेश्चन ही उठा दिया। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाई चांस लास्ट क्वेश्चन मैंने ना बताया होता तो आप यही तो करते, सर x
4 को हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, ओके, और इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही तो होगी। तो हम जब x 4 और 5 को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा x मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 मीन्स 5x, ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0 तो 4, तो ये 5x प्लस 4 आ गया, ये आ गया 5x प्लस 4। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करता हूँ x 0 0 बाई की, तो इसको बेस 10 में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई टू द पावर कितना आ जाएगा, 2 0 1 1 1 2, तो 2 आ जाएगा, तो ये x बाई स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसकी जगह x बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, कौन सी, x बाई स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 4। देखिए अब हम मैं ये आप कह सकता हूँ कि ये मैंने अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि मैंने बाई भी यूज कर लिया, तो हमारा फाइनल x और बाई की वैल्यू अब किस पे डिपेंड करने लगेंगे, अब कोई अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज रखिए क्योंकि x बाई की वैल्यू। अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो गौर से देखना, ये इक्वेशन हमारे पास आई है, अप्रॉक्सीमेट हमारे पास ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि नहीं हमें ऑप्शन है तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं एक्स वाई के, तो क्या क्या याद रखना है, वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 5, ये तो आपको दिख रहा होगा, इसके बेस पे वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 5, क्योंकि 5 से लेस होना चाहिए, पहली चीज समझ रहे हो ना, क्योंकि ये डिजिट है और ये बेस है, तो यहाँ जो x आएगा वो 5 से ऑलवेज लेस होगा, लेकिन यहाँ पर भी तो x है, यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब वो बाई से भी लेस होना चाहिए, तो x शुड बी लेस देन बाई से भी लेस होना चाहिए, तो x की वैल्यू बाई और 5 से लेस होना चाहिए, तो हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई, 5 से लेस होना चाहिए, तो हम x की वैल्यू रख सकते हैं 4 3 2 1, ऐसी वैल्यू रख सकते हैं। अब माइनस 0 रख सकते हैं, माइनस में तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि कोई भी डिजिट हमारा नेगेटिव में नहीं जाता है, तो इसका मतलब है ये -1 से बड़ा, ये वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम पुट करके देखते हैं, अगर हम इनकी x ये वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू मिलेगी, वो y क्या होना चाहिए, वो y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं, क्लियर। तो हम x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम इसमें 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो x की वैल्यू 0 पर हम y की वैल्यू नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं होगी ना सॉल्व, नहीं होगी, तो x की वैल्यू 0 पर y नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। अब x की वैल्यू हम 1 रख के देखें, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पे जरा देखो गौर से, x की वैल्यू 1 पे हम रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 5 और 9, तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 3 नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि बेस है, तो x की वैल्यू y है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं बाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, बाई की वैल्यू x से ग्रेटर होना चाहिए, ओके, तो वो तो सही है, आ गया उसमें इनक्वलिटी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +3, मतलब हम 3 लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, ओके, ये हो गया। चलिए मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूँ, तो 2 रखने पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 रखने पर तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो बाई क्या आ जाएगा, अब 7 है तो ये कैसे इमेजिनरी हमारे वो बन जाएंगे, तो बाई इज इक्वल टू √7, तो ये √7 नहीं हो सकता है, हम लोग समझ रहे हैं ना, √7 अगर हम लोग लिखेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में बेस नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं x की वैल्यू 2 पर, मैंने किस पे बताया, x की वैल्यू 2 पर, बाई ये भी नॉट एग्जिस्ट, ओके, x की वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो जरा 3 रख के देखिए, 3 पर क्या आएगा, 3 पर हमारी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू, अगर हम 3 रखते हैं तो बाई स्क्वायर √19, तो इस पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चलिए 3 मैंने क्या लिखा, 19/3 नहीं आएगा। x की वैल्यू 4 पे रख के देखिए, 4 पे हम रखेंगे तो 20 4 24 और 4 6, तो इस पे भी नहीं आएगा क्योंकि √6 आ जाएगा, तो √6 पे भी नहीं आएगा, इस पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अब हमें एक चीज साफ साफ दिख रही है कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए, और जिसपे ये सेटिस्फाई करे, तो x शुड बी 1 एंड y शुड बी 3,
तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन की हेल्प नहीं ली, मतलब पिछला क्वेश्चन ही उठा के रख दिया, लेकिन अब ये इक्वेशन आ गई तो हमें कोई ना कोई वैल्यू तो मिल जाएगी ना। अब ये कंडीशन मैंने कहाँ से निकाली, ये कंडीशन तो मैंने यहीं से निकाली ना, एक्स इस बेस का एक नंबर है जो कि क्या होना चाहिए, इस बेस नंबर सिस्टम बेसिस पे 5 से लेस होना चाहिए। तो भाई ये भी पता चल गया कि x जो है 0 से लेकर 4 तक जा सकता है, y की वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ये पक्का है। और उसके बाद y की वैल्यू x से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये रिलेशन लगा के हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व हो गया। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसके बाद मैं उसी पार्ट में कॉम्प्लीमेंट और नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन ये डिस्कस करूँगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही ये डिस्कस करूँगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मैं क्वेश्चन जब लेके आऊँगा तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके।